हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब जो है इस वीडियो में देखते हैं कि वन वे स्लैब का पूरा डिजाइनिंग कैसे करना होता है। उस पर एक न्यूमेरिकल है। पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को जो है उसमें न्यूमेरिकल दिया गया था, लेकिन उसमें बस सिंपल क्वेश्चन थे। इस पर हम एक पूरी डिजाइन देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या हमारा है? प्रश्न हमारा है कि एक शुद्धालंबित स्लैब का छोटा पार्ट 4 मीटर का है। इस पर 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का, जैसे पता है स्लैब में भार हमेशा मीटर स्क्वायर में लगा होता है, चल भार आ रहा है। स्लैब की एकल दिशा यानी वन वे स्लैब प्रबलित मानते हुए अभिकल्पन कीजिए। M20 गेट कंक्रीट FP 415 गेट का इस्पात ले लीजिए। ऐसे पता है आप लोगों को एक स्लैब का अभिकल्पन जो है हम लोग सिंपल धरण जो सिंगल रेनफोर्स कंक्रीट बीम होती है धरण की भांति करते हैं, तो हम भी जो है उसी प्रकार से करेंगे। और हमारा पार्ट कितना मीटर का है? 4 मीटर का पार्ट हो गया। आइए सबसे पहले प्रश्न में जो भी हमें आंकड़ा दिया गया उसको लिख लेंगे। छोटा पार्ट 4 मीटर का हो गया। अध्यारोपित भार 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का हो गया। M20 ग्रेड कंक्रीट FP 415 ग्रेड का इस्पात ले लिया। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप आता हमारा है प्रभावी पार्ट। प्रभावी पार्ट ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे प्रभावी पार्ट इज इक्वल टू शुद्ध पार्ट प्लस डी, और यहाँ पे शुद्ध पार्ट दिया है, डी नहीं दिया है। अब इस पॉइंट को हम बाद में लिखेंगे, इस पॉइंट को भी नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इसको छोड़ देंगे, हम लोग होल्ड कर देंगे। यहाँ पे 4 प्लस 0.080 हम छोड़ देंगे, इसको अभी नहीं लिखेंगे। हम आगे दूसरे पार्ट में इसको होल्ड करेंगे, बाद में इसको लाके यहाँ लिख देंगे। कैसे? दूसरे स्टेप में आते हैं हम लोग। दूसरे स्टेप में आके जो है हम लोग निकालते हैं खंड की अनुमानित माप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गहराई निकालना है और चौड़ाई, 2 चीज निकालना है। जैसे पता है स्लैब में चौड़ाई बी जो होती है 1000 mm की निश्चित होती है। डी निकालना है। आपको बताया गया था प्रोसीजर में वन वे स्लैब के कि 5000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तक के भार पर 4 cm प्रति मीटर पार्ट लेना है। और आपका जो है भार कितना लगा, अध्यारोपित भार कितना लगा हुआ है? 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर का 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अध्यारोपित भार लगा हुआ है। और यहां पे कहा गया 5000 तक भार के लिए 4 cm प्रति मीटर पार्ट। तो 4 cm यदि प्रति मीटर पार्ट के हिसाब से लेते हैं तो यानी 1 मीटर में 4 cm लेंगे तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 16 सेंटीमीटर जो माप होगी स्लैब की काफी मोटी हो जाएगी, क्योंकि 5000 तक भार रहेगा तो 16 cm हम रेशियो ले लेंगे। क्योंकि भार हमारा 2000 का ही है, इसलिए लगभग जो है हम अपने मन से 10 सेंटीमीटर अर्थात 100 mm की मोटाई अपने मन से हम एज्यूम कर लेंगे। हम मान लेंगे कि हमारे स्लैब की मोटाई जो है 100 mm हमारे लिए बढ़िया है, अच्छा रहेगा, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने के बाद जो है और चौड़ाई हमारी 1000 mm निश्चित होती है। बात को सुनाइए, यहाँ पे 5000 तक न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर भार तक के लिए 4 cm प्रति मीटर पार्ट, यानी 5 होता या 4 होता 4.5 होता तो हम लोग यही रेशियो लेते हैं। 1 मीटर में 4 cm, 2 मीटर में 8 cm, 4 मीटर में 16 सेंटीमीटर। लेकिन भार हमारा 5000 से काफी कम है, 2000 भार है, इसलिए हम जो है 16 से न लेकर हम 10 सेंटीमीटर मोटाई ले लिए, यानी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू 1000 mm। और इसमें जो है अपने मन से हम 20 mm का प्रभावी आवरण लेकर जो है अपने मन से मान लेंगे। 20 mm प्रभावी आवरण दिया हुए हैं तो हमारा स्मॉल डी का मान कितना हो जाएगा? 80। इसे एजम्पशन है, एज्यूम करना है, कोई ज्यादा इसमें आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। ये हमें एज्यूम कर रहे हैं, इसमें कोई बदलाव भी कर सकते हैं आप। तो 20 mm प्रभावी आवरण मान लिए तो कैपिटल डी में से प्रभावी आवरण निकाल देंगे तो 80 mm का हमारा प्रभावी गहराई बच जाएगी। अब यही 80 mm जो है हम लोग यहाँ लिख लेंगे। तो 4 मीटर हमारा है प्लस स्मॉल डी का मान 0.080 हमारा 4.080 मीटर, अर्थात प्रभावी पार्ट हमारा 4.1 मीटर आ गया। यानी हम जो है यहाँ होल्ड करके यहाँ आएंगे, यहाँ से एज्यूम करके जो मेजरमेंट मिलेगा उसको रख के अपना वर्क कर लेंगे। इस तरह से 2 स्टेप हमारा जो है सिमिलर चलेगा। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 हमारा आता है भार। भार निकालने का पूरा प्रक्रिया देखते हैं। अच्छा पता है पिछले वीडियो में भार निकालने की प्रक्रिया बताया गया है। हमारा जो है जो स्लैब है, स्लैब का पार्ट यहाँ अब हमारा प्रभावी पार्ट कितना 4.1 मीटर का हो गया। और स्लैब की चौड़ाई हमारी कितनी होती है? 1000 mm निश्चित होती है। और लंबाई जो है हम 1 मीटर लंबाई पे गणना करेंगे, ठीक है। और चूंकि अध्यारोपित भार कितना दिया गया प्रश्न में, अध्यारोपित भार दिया गया है 2 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का अध्यारोपित भार प्रश्न में दिया गया है। तो हम जो है 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई भी 1 मीटर होती है, इसी जो है हैचिंग एरिया पे ही हमारा भार निकालेंगे, अध्यारोपित भार, स्वयं का भार
हम दोनों भाग को जोड़ेंगे। आइए, पहला पॉइंट बनता है हमारा अधरूपित भार। अधरूपित भार जो है, क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, लंबाई हम लिए हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में कितना भार है, 2 किलोमीटर भार है, और कुल कितनी एरिया बन रही है हमारी, 1 मीटर स्क्वायर बन रही है, तो कुल कितना भार आ गया, 2 किलोमीटर। और लंबाई कितनी में आया, स्लैब की 4.1 मीटर लंबाई में 1 मीटर लंबाई का भार इतना आ गया, तो 2 किलोमीटर प्रति मीटर लंबाई हमने लिख दिया। इसके बाद जो है स्वयं का भार। स्वयं का भार में 1 मीटर लंबाई में लेना है, चौड़ाई निश्चित हमारी है, तो 1 मीटर लंबाई कितना भार आपका आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी आयतन गुणे घनत्व है। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, और मोटाई कितनी हमारी है, मोटाई हमारी जो है 10 सेंटीमीटर है, अर्थात 0.1 मीटर हुआ, हर माप मीटर में होगा। और आगे घनत्व कर देंगे 25 किलोन्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इस तरह से हमारा 2.5 किलोन्यूटन स्वयं का भार आ गया। दोनों भारों को जोड़ लेंगे हम लोग, तो हमारा 4.5 किलोन्यूटन प्रति मीटर का भार आ गया। इसमें अभिकल भार बनाने के लिए 1.5 से गुणा कर देंगे, तो हमारा 6.75 कुल भार निकल के आ गया। इस तरह से भार, प्रवाही पार्ट और खंड का माप, 3 चीज का अनुमान लगा लिए। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग हैं स्टेप नंबर 4 में, अधिकतम नमन आघूर्ण। भार के लेके हम अधिकतम नमन आघूर्ण निकालेंगे। तो स्लैब हमारा कितना है, धरन का रूप ले लिया हमने, यानी इसको लाइन डायग्राम बना दिया। 4.1 मीटर इसका पार्ट हो गया, वाई पार्ट, और हमारा कुल भार इसमें लग गया 6.75 किलोन्यूटन प्रति मीटर लंबाई पर लग गया, यानी मीटर स्लैब की लंबाई पर इतना भार हमारा आ गया, जिसमें चौड़ाई हमारी निश्चित है। तो इस तरह से अब भार के हिसाब से WL² 8 कर देंगे। MD इक्वल टू हमारा जो है नमन आघूर्ण आ गया 14.18 किलोमीटर इंटू मीटर, अर्थात 14.18 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। इस तरह से हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट निकल के हमारा आ गया। अब इस बेंडिंग मोमेंट को है हम लोग आगे करते हैं। तो अब बेंडिंग मोमेंट, इसी बेंडिंग मोमेंट का एक बार मान रखेंगे संवेदन क्षेत्र में, यानी एक बार रखेंगे MRC का, एक बार मान रखेंगे MRT का। तो इस तरह से जो है हम दोनों को मान रख के बैलेंस अवस्था में एक बार MRC में रखेंगे, यानी संवेदन क्षेत्र प्रतिरोधी आघूर्ण रखेंगे, तो क्या निकल के आएगा, खंड की माप निकल के आएगी। और एक बार त्वरण में रखेंगे तो हमारे इस्पात की मात्रा निकल के आएगी। सिंपल प्रोसेस भी हम सवाल हल करेंगे। आइए, उसके पहले हम लोग जो है उदासीन अक्ष निकाल लें और उत्तोलक भुजा निकाल लें, क्योंकि दोनों का हमेशा हमें करना होता है। तो उदासीन अक्ष XU मैक्स FE 415 के लिए 0.48 निकल गया, और उत्तोलक भुजा Z इज इक्वल टू D माइनस 0.42 XU, हमारा 0.798 अर्थात 0.80D हमारा उत्तोलक भुजा निकल गया। यानी 2 स्टेप जो है हम निकाले हैं। ये निकालने के बाद अब आते हैं, अब हम लोग जो हमारा मुख्य स्टेप है स्टेप नंबर 7, यहीं से अपना जो है आगे बढ़ाते हैं। संवेदन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण, ठीक है, हमारा पॉइंट बन गया। अब हम जानते ही हैं MD इक्वल टू MU इक्वल टू CU इंटू जेड, मान रख दिए 0.36 FCK XU मैक्स B इंटू जेड। तो MU का मान हमने जो नमन आघूर्ण है उसको रख देंगे आगे 0.36 से, FCK का मान 20, 0.48 D हमारा XU मैक्स मान आया हुआ है, B हमारा 1000 mm है, जेड का मान 0.80 D हो गया। हल किया, हमारा D का मान आ गया 72 mm, ठीक है। तो इसमें जो है यदि हम 28 mm का, देखो प्रभावी आवरण हम इस प्रकार से जोड़ते हैं प्राप्त D में, यानी प्राप्त गहराई में प्रभावी आवरण इस प्रकार से जोड़ते हैं कि हमारा जो है जो अनुमान लगाया था गहराई का उसके सिमिलरिटी में, यानी उसके लगभग समान प्राप्त हो जाए हमें। तो अपने मन से हमने वहां पे प्रभावी आवरण कितना लिखा था, 20 लिखा था, वहां बस अनुमान लगाया था। यहाँ हम 28 जोड़ दे तो पूरा हमारा जो है 72 + 28 कैपिटल D कितना आ गया 100 mm, यानी 10 सेंटीमीटर। जो हमने माना था वहां पे जूम किया था, सेम टोटल जो है आपको सेम टू सेम पॉइंट मिल गया, सेम गहराई मिल गई, यानी प्राप्त गहराई माने की गहराई की एकदम समान है। अतः गणना संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आगे गणना में जो आगे गणना किया जाएगा, आगे गणना में D इक्वल टू 72 mm लेके गणना की जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है नमन आघूर्ण लिया हमने भार के हिसाब से, और उसने गहराई ज्ञात कर लिया, चेक हो गया हमारा कि गहराई हमारी 100 mm सही है। और हम जो है आगे गणना करने के लिए यही जो प्राप्त होता है यही हमारी वास्तविक वैल्यू होती है। स्मॉल D के मान 72 रखेंगे, आगे इसको गणना करेंगे। अब आइए अगला स्टेप हमारा हुआ, अगला स्टेप हमारा आता है तनन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण, स्टेप नंबर 8। तो तनन से प्रतिरोधी आघूर्ण जो है हम रख दिए फॉर्मूले में MD इक्वल टू MU इक्वल टू TU इंटू जेड, वही नमन आघूर्ण जो नमन आघूर्ण हमारा है उसी नमन आघूर्ण तनन क्षेत्र में रखेंगे। 0.87 FY AST 0.80D जेड का मान,
और डी का मान जो है अब हम रियल मान रखेंगे 72 mm। तो इस प्रकार से हमारे एस टी का मान आ गया 681.846 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो है व्यास चुनाव करना है, कितने mm का व्यास रख के मुख्य क्षणों का अंतराल। ये हमारा जो एस टी है ये हमारा मेन बार है। ठीक है, ये हमारा मेन बार होता है तो वन वे स्लैब में। तो मेन बार का जो है इंटरवल कैसे ज्ञात किया जाए हमें ये जानना है। तो जैसे बताया गया था आप लोगों को प्रोसीजर में कि व्यास चुनाव करते समय जो है व्यास हमारा जो है 10 mm से ऊपर होना चाहिए। यदि एच डी है तो 8 mm ले सकते हैं, लेकिन कभी भी इस्पात की जो व्यास होगा वह मोटाई बटे 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो पहले आप मोटाई बटे 8 कर लीजिए। तो मोटाई कितनी हमारी है 100 mm बटे 8, तो कितना आया 12.2। यानी हमें जो है स्लैब में जिसकी मोटाई 100 mm की है यानी 10 सेंटीमीटर की है, उसमें 12.5 mm से ज्यादा अधिक व्यास का छड़ हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो अतः अपने मन से जो है हम लोग 10 mm का छड़ ले लेते हैं। 10 mm फाई का FE 415 का छड़ लेने पर अब अंतराल ज्ञात करें हम लोग। अंतराल S इक्वल टू फॉर्मूला पता आप लोगों को है 81/AST इंटू 1000। 81 क्या हुआ, एक छड़ का क्षेत्रफल यानी 10 mm व्यास का एक छड़ का क्षेत्रफल π/4 d स्क्वायर अपान AST की जितना हमारा है आया हुआ है। तो हमारा जो है इंटरवल आ गया हल करने पे 115.12। लेकिन हम इसकी तुलना करेंगे IS कोड से। IS कोड का जो इंटरवल होता है स्लैब के लिए कितना होता है 3D अथवा 300 mm। कितना होता है 3D अथवा 300 mm। तो 3D की वैल्यू हमारी 216 आ गई और 300 mm हमारी ये वैल्यू आ गई और एक अंतराल हमारा जो है 115.12 आ गया। अब हमारा जो अंतराल होना चाहिए IS कोड से अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमारा 115, 216, 300 तीन अंतराल में सबसे न्यूनतम कौन सा है 115 है। तो 115 हम न लेकर हमने जो है एक पूर्णांक वैल्यू 110 ले लिया। अतः मुख्य क्षणों को 110 mm अंतराल जो न्यूनतम पाया गया तीनों में, इस न्यूनतम अंतराल पर रखना उचित रहेगा। मुख्य क्षणों अच्छा उचित रहने के बाद जो है यहाँ एक पॉइंट और है, मुख्य क्षणों को आलम्ब के निकट एकांतर क्रम में नत भी किया जाएगा। यानी हमारा जो है यदि हम छड़ों को एक उचित अंतराल पे यहाँ पे जो रख रहे हैं तो हमारा इसमें से एक क्षण आलम पे गया, एक क्षण यहीं रुक गया, दूसरा आलम पे गया, एक यहीं रुक गया, तीसरा आलम पे गया, एक यहीं रुक गया। इस प्रकार से देखा जाए तो एक हमारा जो है लगभग कुल यानी सेंटर पॉइंट पे मध्य काट पे 100% इस्पात होगा। तो आलम पर जो हमारा यानी यहाँ पे हमारा 100% इस्पात होगा तो हमारा आलम पे 50% इस्पात बचेगा। ये पॉइंट हमें आगे यूज करना है, इसलिए हमने बता दिया आपको। तो बेंटअप करने के बाद एकांतर क्रम में हमारा जो है 50% आलम पे इस्पात पहुंचता है। अब आइए अगला हमारा स्टेप है वितरण इस्पात। स्टेप नंबर 9 वितरण इस्पात डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालना। जैसे पता है डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है खंड के क्षेत्रफल का, खंड कितना हमारा है, खंड हमारा जो है B और D है। यानी B कितना हमारा है 1000 का है, D कितना हमारा है 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm का है। तो खंड के क्षेत्रफल का 0.12% लेंगे जो कि हमारे HYSD बार है। 0.12% BD का तो हमारा 120 अंतराल इसका आ गया। अब 120 अंतराल आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाने के लिए हमें 120 स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाने के लिए इसका अंतराल तय करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया जो होता है वो हमारा 6-8 के बीच में लेते हैं। तो यहाँ 8 mm फाई का 415 ग्रेड का छड़ लेने पर अंतराल निकालने के वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे क्या 81/ASD एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इंटू 1000। तो हमने गुणा करके यहाँ सॉल्व किया तो हमारा आ गया 418.67। लेकिन इस अंतराल को हम लोग IS कोड से तुलना करेंगे कि IS कोड में क्या अंतराल कहा गया है। तो IS कोड के अनुसार अंतराल जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार का होता है 450 mm अथवा 5D। तो 450 में यहाँ हो गया, अब 5D वैल्यू आ गई 360। तो अब A अंतराल और 450 में अंतराल और 418 mm अंतराल में सबसे न्यूनतम अंतराल जो है 360 हो रहा है। तो 360 के जो है हम लमसम में पूर्णांक वैल्यू, अतः वितरण इस्पात छड़ों का 350 mm सेंटर टू सेंटर अंतराल पर रखना उचित रहेगा। इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार हमने जो है मुख्य छड़ों की व्यवस्था हमने कर दिया। यानी मुख्य छड़ जो अंतराल तय किया गया वह 110 mm तय किया गया और डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो अंतराल तय किया गया वह 350 mm तय किया। ये हमें आगे यूज करना है, इसलिए इसको बता दिया हमने। अब आते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप हमारा आता है जांच का। यहाँ जांच हम एक ही प्रकार करते हैं, कर्तन में जांच। आइए जांच का जो स्टेप देखा जाए, जांच का वही स्टेप रहेगा। सबसे पहले हम शुद्ध पार्ट निकाल लेंगे। तो प्रश्न में शुद्ध, क्योंकि हम जानते हैं शियर फोर्स जो होता है हम शुद्ध पार्ट पे गणना करते हैं। तो हमारा शुद्ध पार्ट 4 मीटर का हो गया। आलम पर अधिकतम कर्तन बल एक
शुद्धालंबित धरण के ऊपर यूडियल लोड लगाने पर कितना कर्तन बल होता है WL/2, तो 6.75, भार हमारा वही रहेगा। निकाल लेंगे तो हमारा 13.5 किलोन्यूटन अर्थात 13.5 × 10⁻³ न्यूटन हमारा जो है कुल शियर फोर्स हमारा आ गया। इस शियर फोर्स के आधार पे जो है नामन कर्तन प्रतिबल टाउ V = VU/D हमारा आ गया 0.187 न्यूटन प्रति mm² हमारा नामन कर्तन प्रतिबल आ गया। अब हमें देखना है स्लैब कर्तन सामर्थ्य कितनी है। स्लैब कर्तन सामर्थ्य टाउ C निकालना है और उसमें हम K गुणा करके निकालते हैं, तो K और टाउ C दोनों निकालना है। अब आइए सबसे पहले हम टाउ C निकालने की प्रक्रिया देखते हैं। टाउ C निकाला जानते ही हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर होगा। आइए देखते हैं आलम पर इस्पात का प्रतिशत। आपको बताया मैंने पिछले टॉपिक में कि आलम पर इस्पात 50% पहुंचता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप देखेंगे, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, मुख्य इस्पात के ऊपर हम पूरा वर्क करते हैं आगे। यहाँ ST की वैल्यू 681 है। 681 पर अंतराल गणना करने पर 115 आया है, लेकिन हमने अंतराल कितना तय किया हुआ है, 110 तय किया हुआ है। यानी यदि इस अंतराल पे यदि हम इस्पात रखेंगे तो हमारा इस्पात की मात्रा जो होगी वह इस मात्रा से, जो 681 वाली मात्रा है, इससे हमारा कुछ डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इस मात्रा पर हमारी 115 के अंतराल है, तो 110 के अंतराल पे हमारी मात्रा कुछ अलग हो जाएगी। इसलिए हमें जो एक्चुअल मात्रा प्रयोग करनी है, जिस अंतराल पर प्रयोग करना है, उस अंतराल पर एक्चुअल कितनी मात्रा आएगी उसका 50% लेंगे। तो आइए अब थोड़ा सा यहाँ वर्क कर लेते हैं। यहाँ AST = यहाँ अलग से लिखा हुआ है, AST = 81/S × 1000। 10 mm की सरिया हमारी है, तो π/4 × 10² अपान, अब 110 यहाँ अंतराल यूज किया हमने, ठीक है। यहाँ 110 अंतराल यूज करेंगे तो हमारी एरिया कितनी आएगी, 413.64 आ गई है। यानी एक्चुअल में हमारा जो है 110 के अंतराल पर हमारी एक्चुअल एरिया 413.64 की आ रही है। तो अब इस अंतराल, इस जो है इस्पात की मात्रा का 50% लिखा हुआ है। P = मैं लिखा हुआ है P = AST/2 AST/2 × 100। यानी अब पता ही है वो जो परसेंटेज होता है क्या वैल्यू होती है, क्या मात्रा फॉर्मूला होता है, AST/BD × 100 हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम चूंकि पूरा इस्पात नहीं पहुंचता है, आधा इस्पात पहुंचता है, तो इस्पात कितना बार पहुंच रहा है, 110 के अंतराल पे इस्पात पहुंच रहा है 413.64, तो इसका हाफ 50%, तो AST/2 अपान BD × 100। इस तरह से हमारा इस्पात का परसेंटेज जो हमारा आ गया, जो इस्पात का हमारा परसेंटेज आ गया वो आ गया P = हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 0.50%, ठीक है। और इसके बाद जो है कंक्रीट ग्रेड कितना है, M20 का है। आप गए साड़ी में जो सीधे जो है आपको साड़ी से 0.50%, 0.50% और टाउ M20 के सामने जो है टाउ C वैल्यू 0.48 मिल गई। और आप लोगों को साड़ी से K का मान भी निकालना है। आप जो है जाके देखेंगे तो आपको साड़ी मिल जाएगा कि स्लैब की मोटाई 150 mm से कम के लिए, स्लैब की मोटाई 150 mm से कम के लिए आपका जो है K की वैल्यू 1.30 होती है। आप जाके टेबल में देख लेंगे। तो इस तरह से 1.30 K की वैल्यू आ गई। तो अब तुलना करेंगे टाउ V के टाउ C दोनों मिलाकर तुलना की जाती है। टाउ V की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 0.187 आपकी आई हुई है, 0.187 आपकी वैल्यू आई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पे आई है, और टाउ C पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0.624 वैल्यू है। गुणा कर लेंगे K की वैल्यू टाउ C की वैल्यू। इस प्रकार से देखा जाए तो जो नामन बाह्य प्रभाव है, बाह्य प्रभाव से कहीं अधिक जो है आपका स्वयं कंक्रीट की क्षमता है। अतः जो है स्लैब कर्तन में सुरक्षित है और किसी भी अपरूपण प्रबंधन की आवश्यकता नहीं हो गई, क्योंकि कंक्रीट जो है को हम स्लैब गुणांक केस गुणा कर देने के बाद इसकी जो है जो स्ट्रेंथ है कर्तन के प्रति जो है बढ़ जाती है, और जो बाहर बलों के प्रभाव के कारण जो नामन कर्तन पद बल उत्पन्न हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हो जा रही है। यानी उस पूरे को सहन कर सकती है अकेले कंक्रीट, इसलिए हम जो है उसमें रेनफोर्समेंट की अलग से व्यवस्था नहीं करते हैं। इस तरह से जो है हम लोग केवल कर्तन में जांच करके प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। और आगे जो है इसके बाद का जो स्टेप हमारा होगा 10वां के बाद 11वां स्टेप जो हमारा आएगा ड्राइंग का आएगा। तो ड्राइंग जो है जो आपने डिजाइन किया हुआ उसी की ड्राइंग बना लेंगे। तो ड्राइंग जो है जैसा कि आपने देख लिया हुआ, ड्राइंग में जो है आप अपना जो है शुद्ध पार्ट
प्रभावी पार्ट लगा दीजिए, L/7 लगा दीजिए जितना आपका आएगा। उसके बाद जो है बेंटअप बार कितना करना आपको है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है कितना कितना जो है ग्रेड का है, कितना फाई का कितना अंतराल लिया आपने है, मुख्य छड़ जो है कितना ग्रेड का है, कितना डाया है, कितना अंतराल लिया गया है। उसके बाद जो है मोटाई कितनी है, यहाँ अपना आंकड़ा लिख दीजिए कि स्लैब की कुल मोटाई कितनी हमारी है, 100 mm की है। मुख्य इस्पात 10 mm फाई पे 110 mm सेंटर लगाया गया है, और वितरण इस्पात जो है 10 mm फाई और 350 mm सेंटर सेंटर लगाया गया है। तो इस तरह से आप सब 11 स्टेप में अपनी पूरी कंप्लीट ड्राइंग कर लेंगे। कर्तन जांच काफ़ी आसान आपका है। के का मान, टाउ सी का मान निकालने की प्रक्रिया आपको पता है। याद रखना है कि यदि हम इंटरवल चेंज कर दिए हैं तो हमारी एक्चुअल मात्रा जो होगी इस्पात का वो चेंज हो जाएगी। तो हम जिसमें परसेंटेज निकालेंगे इस्पात का, उसमें हम एक्चुअल मात्रा उस अंतराल में कितना आएगा उसका निकाल के उसका 50% छड़ के इस्पात का एरिया लेकर उस पर हम परसेंटेज BD/100 करके निकालेंगे। और निकाल के रख कर हम इस्पात के परसेंट निकालेंगे और ग्रेड के हिसाब से छाड़े में जाकर हम टाउ सी और के वैल्यू निकालने के लिए मोटाई कितना से कितना के बीच कितना वैल्यू आएगी उस टेबल में लिखा हुआ है, आपको बताया गया है। निकाल के हम पूरी प्रक्रिया करके अपना जो है तुलना कर लेते हैं। और हमेशा स्लैब जो है, ये सिद्ध है कि स्लैब हमेशा जो कर्तन में सुरक्षित होता है। धन्यवाद।